वंश भास्कर के रचनाकार एवं विषय वस्तु बताइए। वंश भास्कर महाकाव्य के रचनाकार बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण थे। यह महाकाव्य चंपू शैली, गद्य व पद्य का मिश्रण एवं डिंगल भाषा में लिखित है। यह भारत, राजस्थान तथा बूंदी के इतिहास की जानकारी का स्रोत है। इसमें राजस्थान में मराठों की गतिविधियों एवं कृष्ण कुमारी विषपान घटना 810 का उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। दादू पंथ के संस्थापक संत दादू दयाल 1544 से 1631 थे। दादू के विचार जातिवाद विरोधी, कबीर की तरह सुधारवादी थे। दादू पंथ निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, विवाह नहीं करते, मृत व्यक्ति के शरीर को जंगल में छोड़ देते हैं। दादू पंथी धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर दादू द्वारों दादू द्वारों में दादू वाणी का पाठ करते हैं। दादू के शिष्य बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधवदास जी, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी आदि हैं, और इनकी शाखाएं हैं खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के प्रभाव को बताइए। राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे उत्तराधिकारी संघर्ष बूंदी, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ में। सैन्य शक्ति का प्रयोग करके धन वसूली, लूटपाट, खराज या चौथ वसूली, बीकानेर व जैसलमेर को छोड़कर सभी राज्यों में लूटमार। फिर मराठों के निरंतर आक्रमण व लूटपाट से कृषि नष्ट हो गई और व्यापार वाणिज्य भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया। मराठों की कभी न समाप्त होने वाली मांगों की पूर्ति हेतु शासकों ने प्रजा पर कर बढ़ाए। शासकों द्वारा परस्पर सहयोग जैसे हुड़ला सम्मेलन, राजमहल, बगरू, तुंगा आदि युद्ध। शासकों एवं सामंतों के पारस्परिक झगड़ों में वृद्धि। मेवाड़ व जोधपुर में शक्तिशाली सामंतों ने शासकों की अवहेलना की तथा गद्दी से हटाने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां। मराठा से परेशान होके राज्यों ने आंतरिक व बाह्य सुरक्षा हेतु संधियां कर ली। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल राजस्थान के दुर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में दुर्ग को भी एक अंग माना है। राजस्थान दुर्गों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक नगर और कस्बे में किलों व गढ़ों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। प्रत्येक दुर्ग की अपनी कहानी है तथा उसके साथ कोई न कोई ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़ा है। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर को सम्मिलित किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग गंभीरी बेडक नदियों के किनारे मैसा के पठार पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इस दुर्ग में दानवन दुर्ग के अतिरिक्त सभी दुर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस दुर्ग में श्रृंगार चबरी, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, सतबीस देवरी, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, सम्मिदेश्वर मंदिर, काली माता मंदिर, पद्मिनी महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग का निर्माण 1448 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। मंडन इसके वास्तुकार थे। कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले की तुलना एस एस्टुकन दुर्ग से की। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस दुर्ग की प्राचीर 7 मीटर चौड़ी एवं 36 किलोमीटर लंबी है। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़, कुंभस्वामी मंदिर, बादल महल, जाली रानी का महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। गागरोन दुर्ग, यह किला झालावाड़ जिले में अरावली पर्वतमाला में काली सिंध और आउआ नदी के संगम पर है। 3 ओर से नदियों से घिरा यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।
डोड परमार परमार राजपूत राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला बिना नींव के साथ सीधा चट्टान पर स्थित है। गागरोन दुर्ग में राजा अचलदास के महल, रानियों के महल, नक्कार खाना, टकसाल, शीतला माता का मंदिर, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह आदि दर्शनीय स्थल हैं। जैसलमेर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। पीले पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्णिम आभा दिखाई देती है। अतः यह दुर्ग सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले में 99 बुर्जें हैं। यह किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में शीश महल, रंग महल, मोती महल, गज विलास, जवाहर विलास, बादल महल आदि दर्शन स्थल हैं। इस किले में प्रस्तुत हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जिसे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। इसके किले के प्रमुख स्थापत्य में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, बादल महल, भोरा जोरा जोरा बोरा, 32 खंभों की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह आदि प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध त्रिगणेश जी मंदिर का भी इसी दुर्ग में स्थित है। फिर आमेर दुर्ग, जयपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण शासक मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इस दुर्ग में हिंदू मुगल स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण दिखाई देता है। आमेर की प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खां, शीश महल, दलाराम बाग, केसर क्यारी, बगीचा मावटा, जलाशय, शिला माता मंदिर आदि प्रमुख हैं। पाषाण कालीन स्थल बागोर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य छेद वाली सुई व बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। किन कारणों से हुड़ना सम्मेलन आयोजन हुआ? तो हुरडा सम्मेलन का पहला कारण है मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठाओं को रोकने में मुगल शासन की असफलता। फिर राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठा का हस्तक्षेप जैसे बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष, राजस्थान के सभी शासकों को एकत्रित करने का प्रयास। फिर तमाशा लोक नाट्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है जो सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ। बंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक थे। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपी चंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। ढूंढाड़ी बोड़ी की दो उपबोलियों के नाम लिखिए। दो की जगह हम बताएंगे 7। हाड़ोती, तौरावटी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी। अगला, अजमेर का विलय राजस्थान में किस प्रकार हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद राजपूताना प्रांतीय सभा ने बृहद राजस्थान में अजमेर के विलय का समर्थन किया, किंतु अजमेर कांग्रेस नेतृत्व हरिभाई उपाध्याय कभी इस पक्ष में नहीं रहा तथा दलील दी कि प्रशासन की दृष्टि से छोड़ा राज्य बनाए रखना ही उचित है। अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। फिर शासन जागीर से क्या तात्पर्य है? मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में मंदिर, मस्जिद, समाधि, चारण कवि, ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त जागीर शासन जागीर कहलाती है। इसे माफी जागीर भी कहा जाता है। राजस्थान के उन 4 प्रमुख स्थलों के नाम लिखे जहां 1857 के सैनिक विद्रोह हुए। नसीराबाद, नीमच, कोटा, एरनपुरा। पोमचा से क्या समझते हैं? पोमचा का अर्थ है कमल का फूल अर्थात अभी कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु
की मां मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा और बेटी के जन्म पे गुलाबी पोंचा देने की परंपरा है। जयपुर का पोंचा लोकप्रिय है। फिर आजाद मोर्चा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अन्य नेता थे रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाला। 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। फिर राजस्थान की 4 प्रमुख व्यावसायिक जातियों के नाम लिखे जिन्होंने संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। तो लंगा, मांगणियार, डाडी, डोली, बाहट, मिरासी, कलावंत, राव, जोगी, कालबेलिया। बिजोलिया अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह चौहानों के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा। तत्कालीन कृषि, धर्म व शिक्षा संबंधी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। स्थानों के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है, जैसे जबालीपुर जालोर, शाकंभरी सांबर, श्रीमाल बीनमाल। फिर डाबी हत्याकांड का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो बूंदी किसान आंदोलन की प्रमुख घटना 2 अप्रैल 1923 को घटित, जिसमें किसान की सभा पर इकाराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी की फायरिंग से नानक भील व देवीलाल गुज्जर नामक किसान शहीद हो गए। नानक जी भील उस वक्त झंडा गीत गा रहे थे। दुर्सा आर्डा की किन्हीं 2 कृतियों के नाम। तो है कृतार बावनी, विरुद्ध छहत्तरी, राव सुरतान रा कवित। हर्षद माता मंदिर संक्षिप्त विवरण कीजिए। आबानेरी दौसा स्थित गुर्जर प्रतिहार कालीन यह मंदिर मूलतः एक विष्णु मंदिर है, जिसे 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वर्तमान में यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है, जिन्हें उल्लास की देवी माना जाता है। हर्ष फिर दवा वेद क्या है? दवा वेद कलात्मक गद्य का एक रूप है, जिसमें उर्दू व फारसी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आकेट आदि का वर्णन तुकांत व प्रवाह युक्त होता है। उदाहरण अखमाल देवड़ा री दवा वेद, राजा जयसिंह री दवा वेद। राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। राजपूत परिवारों में कन्या के विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों के समय कन्या के पिता द्वारा चारण, ढोली, भाट व अन्य जाति के लोगों को स्वेच्छा से दी जाने वाली दान दक्षिणा की प्रथा त्याग प्रथा कहलाती थी। कालांतर में इनके दान दक्षिणा हठ पूर्वक मांगे जाने लगी, जिसके फलस्वरूप वधु पक्ष पर अतिरिक्त बोझ बन गए और सर्वप्रथम जोधपुर राज्य द्वारा इसे सीमित करने का प्रयास किया गया। फिर गिलुंड सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह आर्य सभ्यता का एक केंद्र है, जिसका खनन ब्रजवासी लाल और बी.एस. सिंधे और गेगरी कौशल द्वारा किया गया। इसमें 2 टीले मोड़िया मगरी से किया गया था। आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें प्राप्त हुई है। अन्य प्राप्त अवशेष जैसे मृद भांड, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां। फिर गींदड़ नृत्य पर संक्षिप्त वर्णन। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य होली के दिन में 1 सप्ताह चलता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, जिसमें कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग लेते हैं। इन्हें गणगौर कहा जाता है। नृत्य के दौरान विभिन्न स्वांग जैसे साधु, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार आदि किए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग। फिर जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के नाम, जिसमें अखंड भारत, पीप, आगीवाण, तरुण राजस्थान। तो अखंड भारत हिंदी में बॉम्बे से, पीप अंग्रेजी में दिल्ली से, आगीवाण ब्यावर से राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। फिर तरुण राजस्थान ब्यावर से। मुणत नैण सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे, जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है।
इन्होंने नैनसिरी ख्यात, राजस्थान की प्रथम ख्यात तथा मारवाड़ का परगनारी विगत, मारवाड़ का गजट नामक पुस्तकों की रचना की। कर्ज से परेशान होकर जेल में आत्महत्या कर ली। फिर अलगोजा सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र, राज्य का राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य है। इसमें दो बांसुरियां का जोड़ा होता है जो एक साथ बजाया जाता है। यह वाद्य जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बजाया जाता है। इसकी प्रमुख प्रयोग भील तथा कालबेलिया जाति प्रधान से करती हैं। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाग से अलगोजा बजाते हैं। फिर भारतीय लोक कला मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारतीय लोक कला मंडल 1952 में देवीलाल सामर द्वारा उदयपुर में स्थापित यह संस्था मुख्यतः कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो 1952 में देवीलाल सामर द्वारा उदयपुर में। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला, लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। पाने क्या है? पाने राजस्थान में विभिन्न उत्सव और त्योहारों पर देवी देवताओं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, तेजा जी के कागज से बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किया जाते हैं। दीवाल चित्रों की विकल्प के रूप में तथा सस्ता होने के कारण इनका प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। श्रीनाथ जी का पाना सबसे सर्वाधिक कलात्मक है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठों का उल्लेख कीजिए। शाहपुरा, भीलवाड़ा, रैण, नागौर, सिंहतल, बीकानेर और खेड़ापा, जोधपुर। बेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल काव्य शैली में रचित। यह रचना मूलतः भक्ति रस से संबंधित है, साथ ही तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण की संज्ञा दी। जेम्स टॉड ने इसे 10,000 घोड़ों का बल बताया है। फिर राजस्थान के मत्स्य जनपद की ऐतिहासिक परिचय दीजिए। आर्य जन के रूप में मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद भी मत्स्य जन के उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी इसकी गणना मुख्य प्रमुख जनपदों में की गई है। माना जाता है इसका विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी तक था। इसमें आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ज्ञात का शासक विराट था। उसने विराट नगर को मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। छेदी व मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। यह जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार भी रहा। विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष से यह मौर्य साम्राज्य के शासन को दर्शाते हैं। कुंभा एक विद्वान व विद्यानुरागी शासक था। विवेचना कीजिए। कान्व व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। कुंभा ने मुरारी संगीत यानी कि कन्नड़, रस नंदिनी यानी मेवाड़ी, नंदिनी व्रती यानी मराठी और अतुल्य चातुरी संस्कृत नामक 4 नाट्य लिखे। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ
प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धी राज राय, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुदों से विभूषित किया है। फिर डिंगल पिंगल में अंतर, तो पश्चिमी राजस्थान में गाई जाती है डिंगल, और पिंगल है पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक रूप। फिर डिंगल गुजराती भाषा का प्रभाव है, पिंगल पे ब्रज भाषा का प्रभाव है। डिंगल वीर रस का प्रयोग अधिक, पिंगल में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक। डिंगल चारण साहित्य का अधिक सृजन करती है, पिंगल भट्ट कवियों की रचना अधिक लिखी गई है। डिंगल में जैसे बांकीदास की रचना है, पिंगल में जैसे चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है। फिर गागरोन दुर्ग की प्रमुख विशेषताएं वर्णन कीजिए। काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर स्थित यह जिला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। इसके नाम पर यहाँ डोडगढ़ और धूलगढ़ रखा गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, संत सूफी संत मीठे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल यह किला राजस्थान की शान है। फिर राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख उद्देश्य बताते हुए जन जागरण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिबाहु किंकर, जनता की समस्याओं का निवारण करना पहला। दूसरा, जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। तीसरा, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। फिर भूमिका क्या थी? बिजोलिया व बेगू में किसान आंदोलन का मार्गदर्शन किया। उदयपुर व सिरोही में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया। तरुण राजस्थान के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। राजस्थान में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मानते हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि सातों अन्न की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण वहां भी इस उत्सव के साथ मनाया जाता है। फिर चित्रकला की देवगढ़ शैली पर लघु लेख। तो 1680 में द्वारिका दास चूंडावत द्वारा स्थापित देवगढ़ से यह चित्र शैली प्रारंभ हुई। विशेषता यहाँ पे हरे पीले रंग का प्रयोग प्रधानता से हुआ। मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश में लाया गया। प्राकृतिक परिवेश, शिकार, हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीला आदि प्रमुख विषय रहे। फिर प्रमुख चित्रकार हैं जैसे कि कवला, कवलाटू, चोखा नंगा, बैजनाथ आदि। चोखा नंगा। फिर प्रमुख चित्र कौन से? अजारा की ओवरी व मोती महल के भित्ति चित्र। फिर आदिवासियों के उत्थान में मोतीलाल तेजावत की भूमिका। तो आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत का जन्म 1888 में जाडोल के पास कोलियारी गांव में हुआ। भीलों, ग्रासियों, आदिवासियों और कृषकों के शोषण से द्रवित होकर उन्होंने जाडोल ठिकाने के कामदार की नौकरी छोड़कर इन्हें जागरूक करने का कार्य किया। इनके प्रयासों से 1921 में बेट बेगार, लगान व जागीरदार के अत्याचारों के विरुद्ध मार्त कुंडिया में आदिवासियों की पंचायत का आयोजन हुआ। तेजावत ने तेजावत के नेतृत्व में सभी आदिवासियों ने एकता की शपथ ली, अतः यह आंदोलन एक ही आंदोलन कहलाया। इनके नेतृत्व में आदिवासियों ने 21 सूत्री मांगे मेवाड़ की पुकार को लेकर उदयपुर में धरना दिया, जिनमें 18 मांगे मेवाड़ महाराणा द्वारा मान ली गई। कालांतर में नीमड़ा हत्याकांड,
7 मार्च 1922 के बाद ये भूमिगत हो गए, तथा भूमिगत रहते हुए सिरोही के आदिवासियों में राजनीतिक जागृति फैलाने का कार्य किया। आजादी के बाद इन्हें महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपना शेष जीवन आदिवासियों के मध्य रचनात्मक कार्यों में लगाया। फिर मध्यकालीन राजस्थान में सामंतों द्वारा राज्य को दिए जाने वाले करों का उल्लेख कीजिए। तो रेख, सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाले निश्चित भू राजस्व रेख कहलाता था। ये दो प्रकार के होते थे, पट्टा रेख और भरतू रेख। पट्टा रेख राजा द्वारा जागीर देते समय पट्टे पर लिखा अनुमानित भू राजस्व, और भरतू रेख जागीरदार द्वारा दिया जाने वाला वास्तविक भू राजस्व। फिर चाकरी, विभिन्न जागीरदारों द्वारा राजा को युद्ध व शांति के समय दी जाने वाली सेवा चाकरी। जैसलमेर एकमात्र राज्य था जिसमें चाकरी के बदले धन मिलता था। उत्तराधिकार शुल्क, यह एक प्रकार से जागीर का नवीनीकरण शुल्क था। मेवाड़ में इसे कैद, खालसा, तलवार बंधाई या नजराना, मारवाड़ में इसे पेशकशी या हुक्मनामा कहा जाता था। फिर नजराना क्या है? नजराना है राजा के बड़े बेटे की पहली शादी के समय सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर। फिर न्योत क्या था? सामंतों द्वारा राजकुमारी की शादी पर दिया जाने वाला कर। फिर गनीम बराड़ क्या था? राजाओं द्वारा सामंतों से युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। राजस्थान की हवेली स्थापत्य पर टिप्पणी कीजिए। जैसलमेर की हवेलियां पत्थर की जाली व कटाई के कारण विख्यात हैं, जैसे सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। फिर बंसी पत्थर से निर्मित करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां कलात्मक व संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। फिर वैष्णव मंदिर भी हवेली स्थापत्य शैली के आधार पर ही निर्मित है। फिर लाल पत्थर से निर्मित बीकानेर की हवेलियां मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय चित्र शैली से सुसज्जित हैं। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के कारण लोकप्रिय हैं, जैसे नवलगढ़ की हवेलियां, बिसाऊ में पोद्दार हवेली, डूंडलोद में लालचंद गोयनका की हवेली, मानेसर में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली। फिर स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान बताइए। शाहपुरा के केसरी सिंह बारठ, उनके भाई जोरावर सिंह बारठ, पुत्र प्रताप सिंह बारठ का स्वतंत्रता में अद्वितीय योगदान है। केसरी सिंह वीर भारत सभा की स्थापना की 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन, चेतावनी चुंगटिया, यह अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति की थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए इन्हें और अर्जुन लाल शेट्टी को जिम्मेदार माना। प्रताप सिंह मास्टर अमीर चंद से शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या की योजना बनाई तथा बनारस षड्यंत्र केस में 1917 में आने पर गिरफ्तार हुए। ठीक है। जोरावर सिंह आरा हत्याकांड में इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। दिल्ली षड्यंत्र के 1912 में मुख्य आरोपी थे। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जीवन पर्यंत गिरफ्तार नहीं कर सकी। फिर लोक देवता पाबूजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गोरक्षक देवता वचनबद्धता और वीरता, त्यागशीलता, अपने वचनानुसार देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा करने के लिए अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठ कर आ गए तथा जिंदराव खींचे के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऊंट की रक्षक देवता राइका, रेवाड़ी, देवासी ऊंट पालने वाली जातियां इन्हें अपना प्रमुख देवता मानती हैं। अछूतों के उद्धारक हैं, वे शरणागत रक्षक हैं। जैसे गुजरात के 7 दलित छोरी भाइयों को शरण दी, वे इन्होंने समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। नैणसीरी ख्यात में बात उल्लेख है। फिर इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। पाबूजी की फड़ व पवाड़ों में पाबूजी के चरित्र का यशोगान किया जाता है। राजस्थान में जन जागृति में आर्य समाज का योगदान बताइए। 1886 में दयानंद सरस्वती ने किशनगढ़ में वैदिक धर्म का प्रचार किया तथा पुष्कर में मूर्ति पूजा, वैष्णव
मत का खंडन कर एकेश्वरवाद पर बल दिया। अजमेर में कर्नल ब्रुक से भेंट कर गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अजमेर, भरतपुर, अलवर, मेवाड़ आदि स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना, वैदिक धर्म वैदिक धर्म सभा जयपुर में, फिर स्वदेशी व स्वाभिमान की भावना परोपकारिणी सभा उदयपुर के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। देश हितैषी, जनहितधारक, परोपकारी आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीति चेतना जागृति लाने का प्रयास किया। अजमेर में आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता चांदकरण शारदा ने विधवाओं व दलितों के उत्थान हेतु क्रमशः विधवा विवाह, दलितोद्धार नामक पुस्तक लिखी तथा हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट पारित हुआ। महिला सशक्तिकरण हेतु अजमेर में आर्य कन्या पाठशाला व वनिता आश्रम की स्थापना की। नागौर दरबार के महत्व को रेखांकित कीजिए। 1570 में आयोजित नागौर दरबार का कथित उद्देश्य अकाल राहत कार्य था, किंतु वास्तविक उद्देश्य रियासतों को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना था। नागौर दरबार का महत्व था कि राजस्थान की कई रियासतों को बिना खून खराबे के अकबर के अधीन ला दिया और मुगल सत्ता के प्रति राजपूत शासकों को स्पष्ट वर्गीकरण हो गया। मुगल समर्थक उदय सिंह मारवाड़ के, कल्याणमल बीकानेर के, हरिराज जैसलमेर के और मुगल विरोधी चंद्रसेन मारवाड़ के, महाराणा प्रताप मेवाड़ के। फिर मुगल सत्ता स्वीकारने की श्रृंखला का प्रारंभ हुआ और इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भाग में शांति व सुव्यवस्था स्थापित हुई तथा राजस्थान में कला व संस्कृति गतिविधियों का विकास हुआ। विग्रह राज का समय शपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था, तो दिल्ली समय पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक विग्रह राज चतुर ने गजनी के खुसरवाशाह को परास्त किया। इन्होंने हरी केली और इनके विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, उस पर हरी केली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। बीसलपुर बसाकर वहां बीसलपुर झील बनवाई। अतः विग्रहराज चतुर्थ एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य का संरक्षक तथा अच्छा कवि व सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। जब विग्रहराज की मृत्यु हुई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। किलहौर ने इनकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए तुलना कालिदास व भवभूति से की। किसने? किलहौर ने। फिर 1857 की क्रांति की असफलता के कारण का उल्लेख कीजिए। तो राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकाव, योजना व समन्वय का अभाव, तात्या टोपे का सहयोग न मिलना, प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति और रण कौशल व परीक्षण का अभाव, धन रसद हथियारों की कमी। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं पर लेख लिखिए। तो विषय वस्तु की विविधता, वर्ण विविधता, लोक जीवन का चित्रण, भावनात्मक चित्रण, प्रकृति चित्रण देश काल के अनुरूप है। बारहमासा, ढोला मारू व महेंद्र मूमल। फिर प्रकृति का मानवीकरण, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को मनुष्य के सुख दुख से जोड़ा है, जैसे आमेर और बूंदी चित्र शैली में। फिर राजस्थान की चित्रकला में गहरे चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। फिर राजस्थानी चित्रकला में भक्ति से संबंधित चित्र अधिक हैं, जो मंदिर व मठों में भित्ति चित्रों के रूप में दिखाई देते हैं। राजस्थान में सामंती जीवन से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए हैं, जैसे शिकार के दृश्य, महफिल के दृश्य। फिर राजस्थान चित्रकला में नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक है, जैसे रसिक बिहारी का चित्र, नारी द्वारा शिकार करते हुए चित्र। राजस्थान की चित्रकला में प्रमुख में मुगल प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे विलासिता के दृश्य, पारदर्शी कपड़े। फिर मुगल चित्रकारों की अपेक्षा राजस्थानी चित्रकारों को अधिक छूट प्राप्त थी, अतः इन्होंने जीवन के सभी पक्षों में से संबंधित चित्र बनाए हैं। हमारी चित्रकला में प्रकृति का श्रृंगारिक चित्रण किया गया, जैसे राग माला, बारहमासा। फिर चित्रों में सामंजस्य दिखाई देते हैं, मुख्य आकृति तथा पृष्ठभूमि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
एक दूरदर्शी शासक के रूप में सवाई जयसिंह की उपलब्धियों पर उल्लेख करिए। सवाई जयसिंह की राजनीतिक कूटनीति, देवारी समझौता या धौलपुर समझौता, फिर स्थापत्य के लिए जयपुर की स्थापना, जंतर मंतर, साहित्य में गणितज्ञ व ज्योतिषीय ग्रंथ व सामाजिक सुधार उसे दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित करते हैं। पहले देवारी समझौता, तो इस समझौते के तहत मेवाड़, मारवाड़ व आमेर के मध्य गठबंधन हुआ। परिणाम स्वरूप सवाई जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर धौलपुर समझौता, 1741 में सवाई जयसिंह ने मराठों से युद्ध करने के बजाय संधि कर लेना अधिक उचित समझा। धौलपुर समझौते के तहत मुगल साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में लूटपाट न करने की शर्त पर पेशवा को मालवा की सूबेदारी दे दी गई, जो सवाई जयसिंह की दूरदर्शिता व कुशल कूटनीतिज्ञता को दर्शाता है। फिर जयपुर की स्थापना, इनके द्वारा 18 नवंबर 1727 में स्थापित जयपुर भारत का पहला शहर था, जिसका विकास भविष्य आधारित सोच एवं मानचित्र के आधार पर सुनियोजित तरीके से किया गया। जयपुर का विकास 9 वर्ग मंडल सिद्धांत पर 2 प्रसिद्ध नगर बगदाद व कैंटन के तर्ज पर किया गया। जंतर मंतर की स्थापना, खगोलीय पिंड की सही स्थिति ज्ञात करने एवं विभिन्न खगोलीय गणनाएं करने के लिए वर्तमान में इसका प्रयोग होता है। जयपुर स्थित जंतर मंतर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का प्रथम सांस्कृतिक स्मारक है। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी माना जाता है। फिर साहित्यिक उपलब्धियां, तो इनके द्वारा रचित जय सिंह करी का ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक, फिर जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी सटीक खगोलीय गणनाओं में सहायक। कौन सी? जीज मोहम्मद शाही। फिर जयसिंह के दरबारी विद्वान पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित रेखा गणित, यूक्लिड ज्यामितीय की संस्कृत अनुवाद किया। फिर केवल राम द्वारा रचित विभाग सारणी, जिसमें लॉगरिथम का संस्कृत अनुवाद किया, और उसके काल में जय सिंह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है। सामाजिक सुधार में इन्होंने विभिन्न कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ब्राह्मणों में व्याप्त भेदभाव, विवाह पर अपव्यय करने की प्रथा आदि का विरोध किया। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, साधु के ग्रस्त जीवन जीने आदि को प्रोत्साहित किया। सवाई जय सिंह के आधुनिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिर ब्लू पोट्री, थेवा कला और टेराकोटा पे अपने संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों में, पात्रों में नीले रंग का अंकन ब्लू पोट्री कहलाता है। तो किसमें? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों व पात्रों पर नीले रंग का अंकन। महाराजा राम सिंह के काल में जयपुर में यह कला लोकप्रिय हुई। इन्होंने चूड़ामन व कालू नाम के कुम्हारों को पोट्री का कार्य सीखने के लिए दिल्ली के भोला नामक व्यक्ति के पास भेजा था। मुख्यतः केंद्र जयपुर। फिर मुख्य कलाकार कृपाल सिंह शेखावत अपने अनूठे योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित। कृपाल सिंह ने इस कला में नीले रंग के अतिरिक्त 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया, अतः अब नवीन शैली कृपाल शैली कहलाई। थेवा कला, कांच पर सोने की अत्यंत सूक्ष्म व कलात्मक कारीगरी को थेवा कला कहा जाता है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है, जिस पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। थेवा कला से अलंकृत आभूषण का मूल्य धातु का न होकर कलाकार की कला का होता है। इस कला में सोना कम बल्कि मेहनत अधिक होती है। मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है और मुख्य कलाकार नाथू जी सोनी, महेश राज सोनी, गिरीश कुमार। फिर जस्टिन वकी ने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। टेराकोटा, टेराकोटा एक प्रकार के बर्तन होते हैं जो चिकनी मिट्टी को पकाकर बनाए जाते हैं। मिट्टी को पकाकर विभिन्न सजावटी टेराकोटा आकृतियां जैसे गुलदस्ते, खिलौने, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, बर्तन आदि का निर्माण किया जाता है। जालोर के हरजी गांव में देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। इन्हें मामा जी के घोड़े कहा जाता है। हनुमानगढ़ के बड़ोपाल में प्राचीन समय से अति सुंदर टेराकोटा प्राप्त हुई है। मुख्य केंद्र मोलेला, राजसमंद, हरजी, जालोर, बड़ोपल, हनुमानगढ़, बू नागौर।
और मुख्य कलाकार मोहनलाल कुमावत खेमराज हैं। फिर विभिन्न रियासत में बटे राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ? तो स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राज्य एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजधानी थी अलवर और इसके जो राज प्रमुख थे उदय भान सिंह और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। फिर द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाना और इसकी राजधानी थी कोटा। इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह और इसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। फिर अगला तीसरा हुआ जो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान और इसमें राजस्थान संघ में मेवाड़ मिल गए। उदयपुर राजधानी थी, राज प्रमुख भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। फिर चतुर्थ हुआ जिसमें संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर मिल गए, राजधानी जयपुर और राज प्रमुख भूपाल सिंह, महाराजा प्रमुख और राज प्रमुख सवाई मान सिंह और प्रधानमंत्री हीलालाल शास्त्री। फिर पंचम 15 मई 1949 को ब्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय, राजधानी जयपुर और शंकर देव समिति की सिफारिश पर विलय हुआ था। और चतुर्थ वाले में जो राजधानी थी ना वो BR पटेल समिति की सिफारिश पे थी। ठीक है। फिर षष्टम में सिरोही रियासत का विभाजन कर आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिलाया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रमुख मनोनीत मुख्यमंत्री बने। फिर 1 नवंबर 1956 को आबू, देलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में, जबकि राजस्थान का सिरोंज MP को दिया गया। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। राजधानी विवाद पर P सत्यनारायण समिति का गठन और आबू देलवाड़ा के विलय हेतु मुनि जिन विजय सूरी समिति। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण व प्रभावों को बताइए। तो कारण 84 प्रकार की लागतें जिसमें कृषि कर सहित 84 प्रकार की लागतें वसूली जाती थी। अधिक भू राजस्व न केवल अधिक था बल्कि उसे वसूलने का तरीका अत्यधिक कठोर था। फिर लाता कुंता, फिर चवरी कर जो सामंत किशन सिंह ने बिजोलिया की जनता पर लगाई थी 1903 में, जो किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर के अवसर पर ठिकानों को देना होता था। फिर तलवार बंदाई कर जो राव कृष्ण सिंह के पुत्र सामंत पृथ्वी सिंह ने लगाई थी, जो तलवार बंदाई का कर संपूर्ण भार जनता पर डाल दिया था। फिर बेगार तो अवैतनिक परिश्रम लिया जाता था। फिर किसान आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि प्रथम संगठन किसान आंदोलन था। संचालन स्थायी पंचायतों के माध्यम से। यह आंदोलन 44 वर्ष तक अहिंसात्मक तरीके से चला। जो फिर आंदोलन के माध्यम से रियासतों की आम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ पाई। इस आंदोलन ने किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया, जैसे बेगू तथा बूंदी के किसान आंदोलन। यह एक स्वावलंबी आंदोलन था जिसमें किसानों ने किसी भी बाहरी स्रोत से धन प्राप्त नहीं किया था। इस आंदोलन में पुरुष के साथ साथ महिलाएं तथा बच्चे भी सक्रिय रहे थे और किसानों में राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास में प्रादुर्भाव हुआ, जिससे सामंती व्यवस्था पर प्रभाव किया और जागीरदारी उन्मूलन। फिर इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा जैसे तेजस्वी नेताओं को जन्म दिया, जो आगे चलकर मेवाड़ राज्य में उत्तरदायी सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री बना। फिर अगला है लोक देवी देवताओं एवं संतों का हमारी संस्कृति के पोषण में महत्वपूर्ण योगदान है, वर्णन कीजिए। तो सामाजिक सुधार किए, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, नारी सशक्तिकरण, बाह्य आडंबरों का विरोध। फिर है पर्यावरण और जीव संरक्षण। फिर है धर्म राष्ट्रीयता की रक्षा, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, सरल भक्ति पर बल, लोक संस्कृति को प्रोत्साहन, लोक साहित्य लोक भाषा को प्रोत्साहन, चित्रकला को प्रोत्साहन, स्थापत्य कला को प्रोत्साहन और कष्टों का निवारण, मेले त्योहारों का आयोजन।
फिर प्रजामंडल आंदोलन ने जनसाधारण राजनीतिक सामाजिक जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अपन ने पढ़ लिया था।